लोग बात करें बेटा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हम लोग रैंक मेथड का यूज कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दी गई a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 लिखा मैंने, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 लिख लिया, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू लिख दिया d3। ठीक है, तो अभी करना क्या होता है, चेंज इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी इसकी, मैट्रिक्स फॉर्म तो हमने लिख लिया इसे a1 a2 a3 b1 b2 एंड ऑफ b3 c1 c2 एंड ऑफ c3, और यहां पे वैल्यू आएगी x y एंड ऑफ z और वैल्यू आएगी d1 d2 एंड ऑफ d3। यहां पे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो बात हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअल में नॉन होमोजेनियस के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नॉन होमोजेनियस, क्योंकि होमोजेनियस के जो पार्ट्स होते हैं वो तो बहुत आसान से होते हैं। आप डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को जीरो करें या तो नॉट इक्वल टू जीरो करें, क्योंकि ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। यहां पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सबके बारे में बात होती है। तो रैंक मेथड एक्चुअल में होता क्या है, रैंक मेथड एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, आपको केवल एक चीज समझनी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये एक मैट्रिक्स ए है, ये x बोलते हैं, इसे b बोलते हैं। ठीक है, तो समझना क्या है, फर्स्ट केस अगर रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ b हो जाए, मतलब इसकी रैंक और इसकी रैंक दोनों की रैंक सेम हो जाए, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ b हो जाए। और इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, यहां पे एक टर्म यूज किया जाता है बेटा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड, क्योंकि कई बार ये नाम आ जाता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि जब आप a और b को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, दैट इज डिफाइंड एज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्योंकि अगर ऐसा नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, और कई बार ड्रॉ नहीं की जाती है, ठीक ना, तो उसका कोई इशू है नहीं। इस टाइप से अगर एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दी जाए तो इसका मतलब होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। और ध्यान रखिएगा कभी भी अगर इस टाइप से अगर इक्वेशन दे दी गई है तो इसका मतलब ये है। ओके, चलिए वापस आते हैं कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ b हो जाए, मतलब इसकी रैंक 3 है, और अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं इसकी रैंक भी क्या है, 3 है। ठीक है, तो रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ b हो जाए। अभी इस चीज को बहुत एक्सप्लेन कर देंगे हम, इसी इक्वेशन में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ b हो जाए और ये नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन तो ऑब्वियस सी बात है कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। दूसरा केस, इसी में हम दूसरा केस लिख लेते हैं, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ b हो जाए और विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, देन इन दिस केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब इन दोनों ही केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और थर्ड केस होता है रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ b। इस केस में नो सॉल्यूशन का केस होता है, मतलब इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर, अब समझना क्या है, अब इन चीजों को समझिए कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ b हो जाए और नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए। इसी इक्वेशन में क्या समझिए, किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 3 है तो आपको बताया है कि रैंक मेथड का मतलब यह है कि आपको डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। तो आप ऑपरेशन करते हैं, ये रिजल्ट 0 हो जाते हैं। और ये एक्चुअली में है जैसे कि आप लोगों ने इलिमिनेशन मेथड किया हुआ था क्लास 10th में। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है इलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते थे, तो तरीका वही है आपके पास। आपने क्या किया, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन देखिए, फर्स्ट में x y z है, थर्ड में आपने इसे 0 किया तो y z आ गया सेकंड इक्वेशन, और थर्ड में देखिए तो x और y कैंसिल हो गया है, z बच गया है। अगर ये z बच गया है तो इसका मतलब है कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो c3 के साथ z आएगा
C3Z इज इक्वल टू वैल्यू आएगी। मतलब अगर ये 0 नहीं है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये 0 नहीं है तो उस केस में इसकी रैंक 3 हो गई, और रैंक अगर 3 हो गई तो यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, और 3 इक्वेशंस अगर मिली तो 3 इक्वेशंस की वैल्यू आपके पास है। तो 3 इक्वेशंस अगर मिल गई है तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसी को कनेक्ट करते हैं दूसरे में। अगर मान लीजिए इसी ऑपरेशन करते हुए ये वैल्यू 0 हो जाए और इसकी रैंक 2 हो जाए, इसकी रैंक 2 हो जाए, और यही ऑपरेशन करते हुए इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे 0 लिख देते, ध्यान सुनिएगा, अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि C3Z इज इक्वल टू 0 आ गया, D3। अब C3 0 है, Z आ गया इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे Z की वैल्यू कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ पे Z की कुछ भी वैल्यू लगा दीजिए, रिजल्ट 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। इसलिए बोलते हैं इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, क्योंकि यहाँ पे Z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यही होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, समझिएगा, इसे भी बहुत छोटा सा ही पार्ट होगा। अगर मान लीजिए दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, अब रैंक इक्वल नहीं हो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मान लीजिए 0 हो जाए तो 0Z इज इक्वल टू, अब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड और इधर अगर 0 नहीं है तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, ये वैल्यू इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी केस में 0 इक्वल नहीं होंगी। और Z की किसी भी वैल्यू के लिए, Z की कोई भी वैल्यू लगा दीजिए, इसकी वैल्यू B3 के इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि Z तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा कि वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है और इस कंडीशन के ऊपर ही हम लोग वर्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग एग्जांपल नोट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कैसे कंडीशन सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 दिया गया है, 2x प्लस का y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 है, एंड 5x प्लस 5y प्लस 9z इज इक्वल टू 4 है। आप ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में तो करना हम लोग को आता ही है। तो इसने क्या 1 2 5 2 1 5 एंड 3 3 9 कर दिया, वैल्यू आ गई x y z और यहाँ वैल्यू आ गई 1 2 4। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को ऑपरेशन करना है और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 करना है, और जो काम आपको यहाँ करना है वही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बाद क्या ऑपरेशन की। तो इससे आपको इसे माइनस करना है, तो हमने क्या किया, R2 को चेंज किया है, R2 माइनस का 2R1, ठीक है ना, और R3 को चेंज किया है, R3 माइनस का 5R1, R3 माइनस 5R1 कर दिया। तो पहले हम इसका काम कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके 1 2 3, क्योंकि फर्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया, x y z आ गया, फर्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया। 2 मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस किया, माइनस का 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, माइनस किया -3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, यहाँ देखते हैं हमने क्या किया, दिस माइनस दिस किया, 5 टाइम्स किया तो 0 आ जाएगा, यहाँ 5 टाइम्स किया तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 5 माइनस 10 करेंगे, 5 माइनस 10 तो माइनस का 5 आ जाना चाहिए, और यहाँ देखा जाए तो 9 माइनस का 5 टाइम्स मतलब 15, तो माइनस का 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ये केस हो गया। अब अभी चेक कर देते हैं, अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। इसको 0 करने का मतलब ये है कि हम इसको ऑपरेट करें, इन दोनों को ऑपरेट कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हमने R3 को चेंज किया, 3 टाइम्स R3 कर दिया, 3 टाइम्स यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 R2 कर दिया, 5 टाइम्स R2 कर दिया।
अगली स्टेप में देखते हैं। तो अगली स्टेप आपको ये मिलेगी 1 2 3 एक्स वाई जेड 1 0, क्योंकि आपको सेकंड में कुछ करना नहीं है, तो 0 -3 लिख दिया। ये 0 हो गया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 हो गया, यहाँ पे माइनस का 15 हो गया, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 0 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 का तो माइनस का 18 हो गया, तो साइड में थोड़ा सा कर दो, माइनस 18 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 मतलब प्लस का 15 आ जाएगा, ऐड करना है -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 और -5 मतलब माइनस का 8 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 है, और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक 3 है, इसकी रैंक 3 है, और रैंक 3 इस नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, वेरिएबल के इक्वल है, और जैसे ही वेरिएबल के इक्वल है मतलब कैसा मिल जाएगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए ध्यान से, अगर आपने इसे वापस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस का 2y प्लस 3z इज इक्वल टू आएगा 1 2 3 लिख दिया, फिर -3y होगा, -3z होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट तो 0 हो गया, तो -3y -3z इज इक्वल टू आ गया 0, या y प्लस z इज इक्वल टू आ गया 0, -3 कॉमन हो सकता है, -3z इज इक्वल टू आ गया माइनस का 8, तो z की वैल्यू आ गई 8/3। देखिए कितना आसान होता है क्वेश्चन, जैसे आपने इसे सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन की वैल्यू निकलने लगी, z की वैल्यू आ गई 8/3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है माइनस का 8/3 आ जाएगी, और z y अब मालूम हो गया आपको तो आप इसे यहाँ पुट कर सकते हैं, तो x प्लस 2y का मतलब हो गया -16/3, और z 3z का मतलब हो गया 24/3 इज इक्वल टू आ गया 1, 8/3 आ जाएगा, 1 - 8/3 वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 5/3, सही है। तो x y z की वैल्यू आ गई, x y z की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्या दिख गया आपको, यूनिक सॉल्यूशन दिख गया, बात समझ में आ रही है। तो ये जो रैंक है, ये रैंक, इसकी रैंक क्या दिख रही है आपको, 3 दिख रही है, क्योंकि अगर इसको कंबाइन कर ले तो इसकी रैंक क्या दिखेगी, कंप्लीट की रैंक 3 दिखेगी, ठीक है। तो रैंक क्या आ जाएगी, 3 आ गई। तो मेनली ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें डिपेंड किस पे करें, सारी चीजें डिपेंड यहाँ पे करें, इसकी रैंक पर, इसकी रैंक पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसे एग्जाम्पल दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 दिया गया है, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। चेक कर लीजिए, जल्दी चेक कर लेते हैं इसे, 1 1 1 1 2 2 1 लैम्डा 3 दिया गया, एक्स वाई जेड 6 0 10, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे अगर इसे माइनस कर दिया जाए और इसे डायरेक्ट माइनस कर दिया जाए, या एक काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि हम R1 को चेंज, सॉरी R2 को चेंज करें, R2 माइनस का R1 कर दिया, और R3 को चेंज करें, R3 माइनस का R2 कर देते हैं, सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, ये 1 1 1 हो गया, ये एक्स वाई जेड है, ये हो गया 6, ठीक है। इससे आपने इसे माइनस किया है तो यहाँ पे आ गया 0, इससे माइनस किया तो आ गया 1, इससे माइनस किया तो लैम्डा माइनस का 1 आ गया, इससे माइनस किया तो माइनस का 6 आ गया, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस करिए, देखिए 1 1 है, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 माइनस का लैम्डा, और यहाँ से अगर 10 माइनस का 0 किया तो 10 आ जाएगा, ठीक है। हैज नो सॉल्यूशन बोला गया, नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर 3 माइनस लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो समझिएगा कि अगर हम इस रो को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ तो z मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 माइनस लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल टू 10। अगर इस केस में अगर ये 0 हो जाए तो z आप कुछ भी लगा दीजिए, 10 नहीं ला पाएंगे। अगर ये 0 हो गया तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन का मतलब ये है यहाँ पर अगर ये 0 हो जाए, क्योंकि दोनों की रैंक इक्वल नहीं होनी चाहिए,
तो अगर इसकी रैंक 2 हो जाएगी, इसकी रैंक 3 है तो भी काम नहीं बनेगा ना, नो सोल्यूशन का केस आएगा। तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू अगर 3 आ गया तो जेड की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इस केस में इसे बोलेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, समझ बात आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 दिया गया है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 दिया गया है, x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू दिया गया है यूनिक सोल्यूशन, है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना, अब इसका यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, अब समझते हैं यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या था, दोनों की रैंक सेम होनी चाहिए। और थोड़ा सा आइडिया आप अपने हिसाब से भी लगाइएगा कि कैसे ये हो रहा है। अगर ये वैल्यू मान लीजिए 0 हो गई है और ये 0 नहीं है तो मतलब अनडिफाइंड सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन का केस आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये 0 ना होता और यहाँ पे 0 होता तब तो वैल्यू निकाल सकते थे, तब तो वैल्यू जेड की 0 हो सकती थी। ठीक है, जेड तो अपने हिसाब से होगा, जेड की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 हो सकती थी। चलिए बात करेंगे है यूनिक सोल्यूशन का। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमने फॉर्म कर दिया बेटा, सीधे 1 1 1, इसकी होगी 1 2 2 1 3 लैम्डा, एक्स वाई जेड हो गया और ये वैल्यू आ गई 6 10 और म्यू। ठीक है, फिर से केस देख लेते हैं। आपने R2 को चेंज किया, R2 माइनस का R1 कर दिया और R3 को चेंज किया, R3 माइनस का R2 कर दिया। ठीक, इससे आपने इसे माइनस किया, 1 1 1 है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड है, ये हो गया 6। ठीक है, इससे आपने इसे माइनस किया, 0 1 2 आ गया, y है, इससे आपने इसे माइनस किया, वैल्यू आ गई 4। ठीक है, माइनस कर देते हैं। आपने इन दोनों को माइनस किया तो इन दोनों का माइनस 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये लैम्डा माइनस का 3 आ गया। आपने इसे भी माइनस किया, म्यू माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब बात रही यूनिक सोल्यूशन की। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, इसकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती समझिए, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाती, अगर ये 0 होता तो 0 इंटू जेड, 0 इंटू जेड इज इक्वल टू आपको म्यू माइनस का 10 दिखाना पड़ता। ठीक है ना, अब जेड की वैल्यू कुछ भी लगा दीजिए, 0 नहीं आती। अब अगर ऐसा केस होता, अगर मान लीजिए 0 हो जाता और अगर इस केस को भी 0 करते, इन केस अगर 0 करते, समझिएगा इस केस को 0 करते तो इसकी जो रैंक होती, यहां पे आपको कितनी इक्वेशन मिलती, एक इक्वेशन आपके इसके थ्रू मिल जाती, एक इक्वेशन आपको इसके थ्रू मिल जाती। यहां से 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, मतलब आपको 2 इक्वेशंस मिलती और 2 इक्वेशंस मिलती, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते, 3 होते, तो कितने सोल्यूशन मिल जाते, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते। इसका मतलब सीधा सा है कि भाई इस सारी की सारी डिपेंडेंसी जो आ रही है वो लैम्डा माइनस 3 पे आ रही है। अगर लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू 0 नहीं होगी, लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 इक्वेशंस होंगी और 3 वेरिएबल्स है। बात समझ में आ रही है? तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी। क्लियर? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन दे रखा, इक्वेशन दे रखी है आपको, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, चेक करना है कि क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो यूज क्या करना है बेटा, रैंक मेथड यूज कर देते हैं और जल्दी से इसे सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू माइनस का 2 1 1 1 माइनस 2 1 ना 1 1 माइनस 2 दिया गया है, एक्स वाई जेड दिया गया है एंड हियर ए बी सी दिया गया है। चलिए रैंक मेथड में क्या करना है आपको, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 करना है। तो अगर हम R2 को देखें तो R2 में क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके R2 कर ले और प्लस का R1 कर देते हैं। इसको 2 मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दिया, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और R3 को अगर हम डायरेक्ट देखें तो दिस माइनस दिस कर ले, तो R3 माइनस का R2 कर दिया। ठीक है, चलिए अगली स्टेप देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई करके इसे हम ऐड करें। फर्स्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे फर्स्ट हमने लिख दिया A। ओके, अब बात की इसमें 2 मल्टीप्लाई करके हम इसे ऐड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट 0 हो गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया था तो -4 प्लस 1 वैल्यू आ गई -3 एंड दिस
2 टाइम्स होगा, 2 माइनस 2 प्लस 1 हो गया तो वैल्यू आ गई 3। ओके, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके आपने ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 2b प्लस a हो गया, 2b प्लस a हो गया। इसे आपने डायरेक्ट माइनस किया हुआ तो ये वैल्यू 0 आ गई, माइनस किया तो वैल्यू 3 आ गई, यहाँ माइनस किया माइनस का 3 आ गई। ठीक है, और आपने इसे c माइनस b कर दिया डायरेक्ट मल्टी। ठीक है, अब क्या करना है, डायगोनल नीचे का एलिमेंट ये भी 0 करना है, तो इसको और इसे ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो अपना काम बन जाएगा। तो R3 को चेंज किया, R3 प्लस का R2 कर दिया। तो अगली स्टेप देखते हैं, -2 1 1 आ गया, x y z हो जाएगा, यहाँ आ गया a 2b प्लस का a, और सेकेंड रो भी आपको ऐसी लिखनी है। ठीक है ना, ऐड कर दो तो 0 आ गया, यहाँ भी देखिए ऐड किया तो 0 आ गया, यहाँ भी ऐड किया रिजल्ट 0 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या है, a प्लस b प्लस c आ गया, ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी रैंक तो 3 नहीं है, इसकी रैंक क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसकी अगर रैंक 2 आ गई है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, सोचते हैं। रैंक वेरिएबल से कम हो चुकी है तो केस बन सकता है या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का बनेगा या तो नो सोल्यूशन का बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइट का बनेगा या तो नो का बनेगा। अच्छा, इनफाइनाइट का कब बनेगा, ध्यान से देखिएगा, 0 इंटू जेड इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी प्लस सी। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो आप z की वैल्यू कुछ भी लगा सकते हैं, z की वैल्यू आप कुछ भी लगा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे z कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और अगर 0 इंटू जेड इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो जाए, या a प्लस सॉरी इज इक्वल टू तो है ही है, और ये वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल अगर नहीं हुआ तो आप z की कोई भी वैल्यू लगा दीजिए, ये दोनों साइड इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये तो 0 है ना। 0 इंटू जेड क्या हो रहा है, 0 तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे केस होता है नो सोल्यूशन का। तो जो भी आपको ऑप्शन दिखे उसके हिसाब से टिक कर लीजिए। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो केस इनफाइनाइट सोल्यूशन का है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 नहीं है तो केस नो सोल्यूशन का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसकी रैंक 3 से कम है, हो गई है। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको रैंक मेथड से सॉल्व करने होते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इजी पार्ट होता है बेटा ये। अब ये बेसिक टाइप से क्वेश्चन आपको समझाने के लिए तो सफिशिएंट है। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको एडवांस लेवल टाइप के दिख जाएंगे।